अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, पाकिस्तान के कुछ खारजी और कुछ दाखिली मामलात गौर तलब हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बहस होनी चाहिए, और इसका बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट में इनको बहस भी लानी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए और इसका कोई सलूशन भी होना चाहिए। लेकिन फ़िक्रमंदी की बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही हैं और पार्लियामेंट में हम एक दूसरे पे देखते हैं कि हमले किए जाते हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो असल मामलात हैं वो पस्से पुश्त डाल दिए जाते हैं। आज अमेरिका के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू दिया है और वाजे कर दिया है जिसमें चेमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान अमेरिका को पाकिस्तान के फ़ज़ाई अड्डे देने जा रहा है। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टोटली डिनाई कर दिया है कि हम अपनी सरजमीन की अफगानिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन तो क्या अफगानिस्तान में मुकम्मल अमल के लिए फिर नेक्स्ट जो कोशिशें हैं वो किसको करनी होगी और पाकिस्तान इसमें अपना किस तरह से रोल प्ले कर सकता है, और इस मामले पर अमेरिका को पाकिस्तानी फ़ज़ाई अड्डे देने के मामले पर क्या पार्लियामेंट में बातचीत नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे ये मामलात लाकर क्या इसके ऊपर कोई फ़ैसला साजी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के मुफाद में आखिर है क्या, फ़ज़ाई अड्डे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या हुकूमत अपनी सतह पर अगर कोई फ़ैसला करती है तो अपोजिशन को या पार्लियामेंट को कितनी बार एतमाद में लिया गया है। दूसरा मामला पाकिस्तान में सबसे अहम है पाकिस्तान की दाखिली सियासत में, और वो है शफाफ इंतखाबात के लिए। हुकूमत भी कहती है, अपोजिशन भी कहती है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात जो हैं वो लाजमी होने चाहिए और उसके लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अभी ही रिसेंटली आपने देखा कि 21 बिल हुकूमत ने मंजूर करवाए जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी था, और इन इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को अब जो ख़त लिखा है उसमें जो ये कहा है कि बहुत सी ऐसी शिक्के हैं जो कि आइन के मुतसादिम है और वज़ीर आज़म को नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो ये मामला अब इंतखाबी इस्लाहात का किस तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और ये कहा है कि आप इसमें अपना कोई रोल प्ले करें। तो अब ये सारा शफाफ इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन के सर पर आ जाएगा और वो क्या फ़ैसला करेंगे और पार्लियामेंट क्या फ़ैसला करेगी। इन सारे अहम मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम का जो है वो प्रोग्राम में बहस होगी। हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का। हमें ज्वाइन किया है कुंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और पाकिस्तान की इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात को भी स्टडी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जो इस्लाहात की गई हैं और जहाँ जहाँ पर शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं उन तमाम पैरामीटर्स को सामने रखते हुए उनका जायज़ा लेते हुए सजेशन भी देते रहते हैं। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो अपना इनपुट आज के प्रोग्राम में हमें दें। साथ साथ बात करेंगे कि अमेरिका के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी प्रोग्राम। आपने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमत को ये कहा गया है कि जो कुछ शिकें हैं जिन पर एतराज़ उठाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो ये आपको क्या लगता है कि ये पहले ही मतनाज़ी, अपोजिशन ने भी कहा कि ये हुकूमत ने बुलडोज करके बिल पास करवाए हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल उठा दिए हैं, तो वाकई ये आइन के मुतसादिम है जो अभी इस्लाहात की गई हैं हुकूमत की जानिब से? देखो जी, असूली तौर पर हुकूमत जो है वो अपोजिशन से कोई खौफज़दा नहीं है, ना वो अपोजिशन के प्रेशर में आएगी। वो इस वक्त हुकूमत की जो सबसे ज़्यादा निगाह है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये देखें, जो अक्टूबर 2020 में पार्लिमानी कमेटी जो थी, इस्लाहात कमेटी ने जो ये बिल पेश किया गया, तो आज सब अपोजिशन उसके मेंबर थे और उसके लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपने जवाब जमा कराया, दाखिल करवाया, उस पर कोई बहस नहीं की। तो अपोजिशन ने ये किया कि चंद मिनटों के बाद ही उन्होंने वहाँ से अब वो अपने पार्लिमानी कमेटी जो इजलास हो रहा था, इस्लाहात कमेटी के बारे में बिल पेश हो रहा था, वो वहाँ से चले गए, यानी अपने आप को एब्सेंटली करार दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने हुकूमत ने अपने आराम से बिल पास करके उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी पास कर दिया और पार्लियामेंट में आ गया।
अब ये तो अपोजिशन का किरदार रहा है कि अब उसमें आपने जब इतना बड़ा अहम बिल पेश हो रहा था पार्लिमानी कमेटी फॉर इस्लाहात के बारे में, वहाँ तो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली हमारी अपोजिशन ने। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब देखा को नहीं सुना जा रहा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब सख्त अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो फिर ये अपोजिशन को भी ख्वाब अपने से बाहर आ गए, अच्छा जी हम भी इसमें हिस्सा ले लेते हैं। असूली तौर पर इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर हुकूमत ने 49 तरमीमें की हैं। यानी इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तरमीमें की गई है, तो उस पर भी अपोजिशन खामोश रही, उन्होंने कोई बात नहीं की कि अभी आपने 49 तरमीमें कैसे कर ली। इसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली में बिल पेश हो गया और बिल डोज कर दिया, उसकी इसलिए कि अपोजिशन बाहर चली गई थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी आइन के आर्टिकल 218 के तहत वो खड़ा हुआ, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इसमें से 28 जो हैं 28 जो है वो आइन से मुतसादिम है। उन्होंने इसका पैरा वाइज एक एक आइटम का जिक्र करके बता दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट को भी लिख के भिजवा दिया कि इसमें 28 जो हैं ये कौमी असम्बली ने को जो बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसमें ये आइन से मुतसादिम है। अब जाके अपोजिशन को बराए अपोजिशन में होश आया और उन्होंने भी एतराज़ात करने शुरू कर दिए। तो मेरी नज़र में सबसे बड़े आलिया ये है, आपने हमेशा मेरा भी इंटरव्यू लिया है और तमाम इंतखाबी अमूर से आप मुझसे ज़्यादा बाखबर है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम इसको आगे तक लेके जाएंगे। आज उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है वो एक आईनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। सर आगे से मुराद आपकी क्या है? आगे से मुराद क्या है? इसको चैलेंज करेंगे? मेरी मुराद यह है कि अगर नहीं सेनेट में बिल पास हो जाएगा, हमारी अपोजिशन वहां भी पत्ते खेलेगी, सर ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है और वो एतराज कर रहे हैं, तो वो इसको कैसे, इस बिल को कैसे पास होने देंगे? नहीं, एतराजात वो नहीं आलिया, देख लेना बिल पास हो जाएगा। रजा रब्बानी जो जिस तरह एक्टिंग करते थे ना कि जब भी कोई इंतहाई कंट्रोवर्शियल बिल आता था तो रजा रब्बानी नाराज होकर घर चले जाते थे, नाराज होकर। अच्छा तो सर आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन आगे तक जाएगा, आपने कहा इलेक्शन कमीशन आगे तक जाएगा, तो यानी कि ये मामला आपको कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल हकीकत है। इसमें जब देखेगा सेनेट में बिल पास हो जाना है, ये ड्रामेबाजी अपोजिशन हमें पता है, ये बिल पास हो जाना है। जब ये बिल पास हो जाएगा तो जब ये एक्ट बन जाएगा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लामोहल्ला इसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ओके, जब आप ये कह रहे हैं कि सेनेट में जब ये बिल पास हो जाएगा और ऑपोजिशन वहां पर भी जो है वो हाथ मलते रह जाएगी और कुछ नहीं कर सकेगी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्ट करेगा और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेगा, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मामले के ऊपर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर शिक वाइज जो एतराज़ात है 2-3 वो हम उसको डिस्कस करेंगे। सलमान अभी सब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात चाहती हैं, लेकिन शफाफ इंतखाबात के लिए जो ज़रूरी मयर्स हैं वो कोई भी संजीदगी से नहीं ले रहा? संजीदगी का जी ये है कि कमर दिलशाद साहब एक वसी तजर्बा रखते हैं इलेक्टोरल हिस्ट्री का, इनको भी अच्छी तरह इस बात का पता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें किस हद तक शफाफियत की बुनियाद पर यकीन रखती हैं और किस हद तक वो शफाफ इलेक्शन कराने में संजीदा होती हैं। यानी हमारा तो अलमिया ये है कि जो इलेक्शन पार्टी जीत जाती है वो शफाफ हो जाता है और जो हार जाती है वो धांधली पर मबनी होता है। यही एक हमारी हिस्ट्री चली आ रही है, इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है। अच्छा, अब मसला यह है कि इंतखाबी इस्लाहात का खेल जो है कोई पहली दफ़ा तो मुल्क में नहीं शुरू हुआ। 2013 के इंतखाबात के बाद भी हमने इंतखाबी इस्लाहात का काम देखा था, फिर उसके नतीजे में धरना भी देखा, फिर इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी भी बनी, फिर जुडिशल कमीशन का रिकमेंडेशंस भी आ गई। वो 49 के करीब जो है उन्होंने कहा कि जी ये जो इकदाम हैं ये उठाए इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसके बावजूद फिर हमने देखे कि जो इलेक्शन कमीशन निगरानी में इलेक्शन हुए वो भी शफाफ नहीं थे, वो भी उसको भी तस्लीम नहीं किया गया। यानी हर तरह की इस्लाहात या हर तरह के इकदाम के बावजूद इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बात जहन में रखिए कि सुप्रीम पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट एक कानून साजी कर देती है और चाहे वो कौमी असम्बली हो और वो चाहे वो सेनेट से पास हो जाता है तो फिर ये सुप्रीम बन जाती है ना इदारा।
अच्छा, अब उसको चैलेंज जब करेंगे, वो किए जा सकते हैं, करने वाले करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कमर दिल शाह साहब ने, लेकिन मसला ये है कि ये इस स्टेज पे बात क्यों पहुंच रही है, क्यों ये सोचा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन इकदामात के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इससे पहले जो रास्ता इख्तियार किया जाना है बातचीत का, मफाहमत का, मुशावरत का, वो क्यों नहीं इख्तियार किया जा रहा। यानी अगर इलेक्शन कमीशन की कुछ रिजर्वेशंस हैं तो उसका फ्लोर है वो हुकूमत को भेज दे। उसके लिए इस तरह की पॉलिटिक्स को जनरेट करना कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लोग नतीजा निकालना शुरू कर दें और दो इदारों के दरमियान टकराव की कैफियत पैदा कर दें, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। एक बात, अब अपोजिशन जमातों को और हुकूमत को बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए था। हुकूमत को इनिशिएट भी किया हुकूमत ने, लेकिन आपको पता है कि अपोजिशन जमातें बैठी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको इत्मीनान मिले और इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड लें, जो उनकी जायज़ कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस भी किया जाए। लेकिन ये फिर बात याद रखिए कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट जब एक फैसला कर देगी तो उसको फिर आप चैलेंज उस तरह से जब करेंगे तो वो फिर टकराव की कैफियत पैदा करेगी। और पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए इलेक्शन कमीशन जो है उससे भी तो पूछे ना कोई, उसकी भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए ना। हर दफा जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी खुल के सामने आ जाती है। अभी आपके सामने ये कराची का एक जिमनी इलेक्शन हुआ है जिसमें मंदोखेल साहब जीते हैं, यानी सबसे लोएस्ट टर्नआउट था उस इलेक्शन का, सबसे ज्यादा कम वोट पड़े, जीतने वाले ने 14-15 हजार वोट लिए और रात के 2 बजे के 2:30 बजे के करीब उस इलेक्शन का नतीजा अनाउंस हो रहा है। जब इलेक्शन कमीशन भी खुद जो है अपने अंदर के मामलात को दुरुस्त नहीं करता तो फिर लोगों के सवालात तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उठते हैं ना। अब ये सारा बोझ जो है वो हम हुकूमत पे ना डालें, सारा बोझ जो है वो रियासत के किसी इदारे पे ना डालें। खुद इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि उसके अपने अंदर क्या फ्लॉ आ रहे हैं इलेक्शन को कंडक्ट करने के बारे में। मसलन जुडिशियल कमीशन ने जो 49 पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे इलेक्शन धरने के बारे में, क्या अब सवाल यह है कि उन 49 नुकात को जो बेज़ाब्तगियों के तनाजुर में थे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहीं उसको पेनिट्रेट किया, कहीं उसको इंगेज किया, कहीं उसको इंडज किया अपने लेजिस्लेटिव लॉज के अंदर। ये बहुत से सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मौजूद रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन शफाफ उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए था। तो राइट, इसके लिए तो फिर जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन हो और हुकूमत हो, अपोजिशन हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के बातचीत करनी चाहिए और इसके लिए बैठने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। इसके ऊपर बात प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब की जानिब जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? तमाम सियासी जमातें समझती हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन शफाफ इंतखाबात के लिए कोई साथ बैठने को तैयार नहीं है और बाद में ये कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट की बेतुकीरी के लिए ये सारे इक़दाम करवाए जाते हैं, किए जाते हैं ताकि कहीं पार्लियामेंट मजबूत ना हो सके, जमहूरियत जो है वो पनप ना सके। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जहाँ से इलेक्शन रिफॉर्म्स का ताल्लुक है और बाकी इलेक्शन के प्रोसेस का ताल्लुक है, तो कुछ चीज़ें कमर दिल शाह साहब ने आपको बताई और वो एक अथॉरिटी है इलेक्शन के ऊपर, तो वो जो चीज़ कहेंगे उसकी कोई टेंजिबल वैल्यू भी होगी। क्योंकि जहाँ तक आप देखते हैं रवैया अपोजिशन का या उन पार्टीज का जो हुकूमत में नहीं है, तो अगर बुनियादी सवाल को आप लेके आगे चलें तो बुनियादी तौर पर तो ये जहन में रखना पड़ेगा कि 2018 के इलेक्शन को यही पार्टियां जो कहती हैं कि वो फेयर नहीं थे और वो मनूवर थे और उसके ऊपर मुदाखलत की गई। यहाँ के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं, उन्होंने कहा, और बल्कि बीबीसी पे एक इंटरव्यू में हमारे एक भागे हुए मिनिस्टर है जो लंदन में बैठा हुआ पाकिस्तान से पैसे चुरा के, उसको इंटरव्यू में कहा कि जी हमने जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट पढ़ी वहां तो इलेक्शन फेयर थे। तो अगर इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है इलेक्शन फेयर थे, पार्टीज कह रही है इलेक्शन रिग्ड थे, तो फिर क्या उन पार्टीज की जो कह रही है उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर आप उसको लीगैलिटी के, इखलाकियात के और पार्लियामेंट की वर्किंग के और पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग के तनाजुर में देखें तो फिर वो उनकी डिमांड होनी चाहिए सबसे बड़ी कि आप इलेक्शन रिफॉर्म करें। लेकिन असल में बात यह है, ये जो अपोजिशन में पार्टियां बैठती है ये पहले भी आपको पता है मनूवर्ड इलेक्शन के तौर पर इलेक्शन खरीदते हैं, कहीं बिरयानी खिलाते हैं, कहीं नान के, ये करप्ट इलेक्शन चाहते हैं, ये मनूवर्ड इलेक्शन चाहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PNP, कोई ये मनूवर्ड इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि ये वोट खरीदते हैं। इनके जहन के अंदर करप्शन, इलेक्शन के अंदर मनूवरिंग इनके जहन के अंदर इतनी बुरी तरीके से बढ़ी हुई है कि उस फेज से बाहर नहीं आ सकते। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, ये इमरान खान भी कहते थे जब वो अपोजिशन में इलेक्शन
होना तो इलेक्शन रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं। तो एक अक्लमंद आदमी का, एक पॉलिटिकल जहन रखने वाले का क्या जवाब होगा? उसका जवाब ये होगा कि इलेक्शन रिफॉर्म करे। और अगर इन रिफॉर्म को भी आप देखेंगे तो लेकिन सर क्या एक सवाल जो उठाया जाता है, जो अभी उठाया जा रहा है और रिसेंटली आपने भी सुना होगा, तो वो ये कहते हैं कि इस्लाहात जितनी भी हो जाए, जो कुछ भी मर्जी कर लिया जाए शफाफ इंतखाबात के लिए, लेकिन ये कहा जाता है कि शफाफ इंतखाबात के लिए कुछ भी कर लिया जाए, जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी पाकिस्तान में फेयर इंतखाबात हो ही नहीं सकते। तो अब इसका क्या किया जाए? यही तो एब्सर्ड, एक बहुत ही एब्सर्ड, बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड और बहुत ही मनूवर्ड किस्म की ये भी स्टेटमेंट जो है इंटेलेक्चुअल करप्शन की स्टेटमेंट है। अगर आप इलेक्शन फेयर कराएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट पागल है जो दरमियान में आएगी। अलग एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या आपको बता देगी कि इतने वोट डाले गए हैं, जैसे वेस्ट में होता है, या आपके तो फिर एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? एस्टेब्लिशमेंट तो उस वक्त करेगी ना जिस वक्त रिजल्ट जो है वो फेयर सामने तौर पे हर एक के सामने एक स्क्रीन के ऊपर मौजूद नहीं होगा। अगर आप सेक्शन 102 के तहत चेंज करना चाहते हैं ये कि जी 10,000 पार्टी वो एक पार्टी में वोट होंगे, वो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, तो वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी, इसमें क्या बुराई है आप मुझे बताएं। अगर आप ये कहते हैं कि जी आप वो ये चेंज लाना चाहते हैं सेक्शन 15 के तहत कि जी आप चैलेंज कर सकते हैं पोलिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स को, अगर उसमें कोई चीज तो आप बताएं इसमें क्या बुराई है? बुराई क्या है इन चीजों में? ये पॉइंट है। लेकिन जिनके जहन में, जिनके मतलब एक जाहिलाना रवैया भरा हो, और वो जुहालाना रवैये का आपको एक मंजर जो है वो असेंबली में भी आ गया, बल्कि जब वो चीज हुआ तो उसको पंजाब के कल्चर से भी तशबीह दे दी गई। तो आप मुझे बताएं ना, इस माहौल में क्या इलेक्शन रिफॉर्म, इन लोगों के साथ क्या रिफॉर्म हो? ये तो चाहते ही मनूवर्ड इलेक्शन है जी, राइट। लेकिन एक ऑपोजिशन की जानिब से एक तहफ़्फ़ुज़ात ये भी है, ऑपोजिशन की जानिब से एक तहफ़्फ़ुज़ात ये भी है कि इस वक्त जो तरमीम की जा रही है वो हुकूमत को नेक्स्ट इलेक्शन जितवाने के लिए की जा रही है और उनके लिए रास्ता और वार की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ होंगे, कंवर साहब की जानिब चलते हैं। कंवर साहब, जो जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया है जिन शिकों के ऊपर, उसमें से एक तो आबादी की जो है आबादी के बजाय वोटर पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है, ये कहा है उन्होंने, और वोटर लिस्टों का इख्तियार आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है जो कि अब वो नादरा को देना चाहते हैं, और सीक्रेट की बजाय ओपन जो वोटिंग है वो भी सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। तो ये तो मेजर चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में इनमें तो आईनी और कानूनी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो समझ में आती हैं। जी कमर दिलशाद साहब, असूली तौर पर ये देखा जाता है। हाँ, मैं अर्ज करूँ ना आपसे, इसमें बहुत से मसाइल हैं। 13 तो ऐसे हैं जो आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर भेजा है थ्रू पार्लिमानी सेक्रेटरी के जरिए, तो उसमें उन्होंने ये 13 का निशानदही की है। लेकिन उसके साथ जो सब साथ जो चलता है वो तकरीबन 28 बन जाते हैं। उसमें एक हमें समझ में ये नहीं आया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में बात नहीं आ रही कि जब आप वोटर्स लिस्ट की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करवाएंगे, जबकि आइन का आर्टिकल 51 ज़ैली सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है जी हल्का बंदियाँ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन को आप डिलीट करके उसमें हज़फ करके फिर वहाँ आप आइन में तरमीम कर लें, फिर इलेक्शन में क्या एतराज़ होता है? अब हमारे तो सुलेमान अहमद साहब ने बात कही है, दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी पार्लियामेंट जो है वो पार्लिमानी जो है वो इसकी बड़ा दस्ती है, लेकिन माजी में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जब पार्लियामेंट के जो उतने भी बाज़ दफ़ा जो आइन से मुतसादम थे तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कालदम करार दे दिया, सेट असाइड करार दे दिया, जो आइन के साथ मुतसादम थे, जो कि कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा थे। तो ये तो एक हकीकत है ना कि आइन की तशरीह करना, आइन की इंटरप्रिटेशन करना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसमें आ जाता है उस दायरा कार में। अब अगर इलेक्शन पाकिस्तान ये कहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके जनाब ये हल्का बंदियाँ करवा रहे हैं, वो आर्टिकल 51 से मुतसादिम है, नादरा को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, आप हैरान होंगे कि 9 और 10 के करीब जो है वो बाकायदा क्लासेस जो इलेक्टोरल एक्ट में शामिल थे उसको हज़फ करके डिलीट करके उसको नादरा को दे दिया। तो इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा जनाब ये तो आर्टिकल 219 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 219 में लिखा हुआ है कि जनाब जितना भी इलेक्टोरल का सिस्टम है
वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सवाबदीद पर है, उनके इख्तियारात में आता है। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि नादरा को क्यों दिया गया भाई इस अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, सुलेमान आबिद साहब भी हंसेंगे और आप भी हंसेंगे। अभी चंद हफ्ते पहले नादरा ने एक लिस्ट भिजवाई इस ऑर्डिनेंस आने से पहले, इस तरमीम से पहले। उन्होंने कहा कि ये 200 जो हैं इनकी डेथ हो गई है, तो आप इनको डिलीट कर दें अपने इलेक्टर रोल से। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन, जब बेशुमार बड़ा स्टाफ हमला होता है, उनके ज़रिए जब तहकीकात कराई और इलेक्शन कमीशन का अमला उनके घरों में गया तो वो ज़िंदा थे। उनका भी आपके तो ये नादरा ने कहा आपकी डेथ हो चुकी है, हम तो आपको तस्दीक करने के लिए आए हैं। कहते जी मरूसी जो होती है जदाद, उसके लिए मुंतकिल करने के लिए, इंतकाल छुड़ाने के लिए ये जाल साजी के ज़रिए नादरा को भिजवा देते हैं। अब नादरा के पास तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना, तो अब वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है तो उन्होंने को जाली करार दे दिया। तो अब ये तमाम इख्तियारात जो हैं इलेक्ट्रल बनाना, करना, डिलीट करना, हज़फ करना, तशरीह करना, ये सब नादरा के हवाले कर दिया गया। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो तमाम में इख्तियारात खत्म हो गए। जी एग्जैक्टली, ये बुनियादी इलेक्शन कमीशन के ये है। जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर बात की सलमान आबिद साहब ने। मैं चाहूंगी कि मैं सलमान आबिद साहब की जानिब दोबारा जाऊं, आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि जो जुडिशल कमीशन बना था दांधली के हवाले से, 4 हल्के खुलने के हवाले से, और उसके बाद जुडिशल कमीशन ने बताया था कि एक बेज़ब्तियां हैं, धांधली नहीं है और इसके ऊपर बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो ये हुकूमत आई है, इसी ने जुडिशल कमीशन बनवाया था, ये हुकूमत उसको क्यों परसू नहीं करती? और इलेक्शन कमीशन उसने अभी तक उसके हवाले से क्या किया है? देखिए ना, यही तो सवाल लोगों के सामने है ना। हाँ। कि वो जो 49 के करीब पॉइंट्स थे, हाँ। जो उस जुडिशल कमीशन ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के हवाले से आइडेंटिफाई किए थे, हाँ। और इलेक्शन कमीशन को ताकीद की थी, हाँ। कि आप इस पर काम करें ताकि अगली दफ़ा ये इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ सामने ना आ सकें। लेकिन आपने देखा कि 2013 के बाद जब 2018 के इंतखाबात हुए, हाँ। तो यहाँ तमाम अपोजिशन जमातों ने उन इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो उसको भी इनकार किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए ना, तो उन्होंने उन 49 नुकात के साथ क्या सलूक किया, हाँ। और किस हद तक उसको मौजूदा सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। पहला सवाल तो यह। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत अगर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहती है तो वो तनहा तो नहीं करेगी ना, उसको तमाम स्टेक होल्डर को, जैसे आपने भी कहा कि ऑन बोर्ड लेना होगा। अब उसमें अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन जमातें जो हैं और इस वक्त हुकूमत के दरमियान जो डेफिसिट है, जो बदइत्तमादी है, वो उनको काम ही नहीं करने दे रही। ये इससे पहले नैब के कवानीन में भी तरमीम के बारे में बात हुई थी। तो ये इस वजह से वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक शटल कॉक बन गया। अब हुकूमत ने इसको कानून साजी कर ली है, अब उस पर इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जैसे कमर दिलशाद साहब ने कहा कि जो भी पॉइंट्स हैं उसमें यकीनी उनके नज़दीक उसमें वैलिड होंगे, उनमें कोई वज़न होगा। अब हुकूमत को भी चाहिए ना कि वो इलेक्शन कमीशन के इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, और इस कानून साजी को सेनेट में जाने से पहले या सेनेट में मंजूरी से पहले जो भी इसके अंदर एक मुशावरत के साथ चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं वो होनी चाहिए। और साथ साथ हुकूमत को कह देना चाहिए, अपोजिशन लीडर को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, कि भी आप भी अपोजिशन जो है वो अपनी तजावीज़ जो है वो सबमिट करवा दे। जो मौजूदा लॉ है, अगर वो समझते हैं कि इसमें फलां फलां जगह पर तरमीम करने की ज़रूरत है तो वो सामने आनी चाहिए ना। हमारे सामने तो अभी तक चीज़ें सामने नहीं आ रही, हमारे सामने तो अभी तक सिर्फ बैशिंग हो रही है ना, एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशियां लगाई जा रही है। खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन ने इसी बुनियाद पर ली थी कि आपने जो 21 बिल पास करवाए हैं उसके लिए आप कोई पार्लियामानी कमेटी बनाएंगे। हुकूमत उसकी तो आज हुकूमत ने डिनाई कर दिया ना, हुकूमत ने कहा कि जो बिल पास हो गए वो पास हो गए। अब जी ठीक है ना, इसके लिए देखें हुकूमत कितनी संजीदा है। लेकिन सवाल ये है कि ये किसने यकीन, ये सवाल ये कि ये किसने यकीन दहानी कराई थी कि सारे के सारे बिल वापस हो जाएंगे, वापस होंगे, पार्लियामानी कमेटी बनेगी। ये किसने यकीन दहानी कराई, ये किसने यकीन दहानी, जो मुज़ाकरात कर रहे थे, जो मुज़ाकरात कर रहे थे, चौधरी साहब उन्होंने ये कहा था, जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे वही फिर हुकूमत को बताए ना कि हमने तो मुज़ाकरात के दरमियान ये तय किया था कि ये दोबारा बिल जो है मुशावरत के साथ टेबल किए जाएंगे। अब हुकूमत ये कह रही है नहीं जी वो तो पास हो चुके हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन तो फिर उस मुज़ाकराती कमेटी में और हुकूमत के उस एटीट्यूड में नजर आता है ना। और मैंने ये कहा साथ साथ कि अपोजिशन जमातें भी अपनी ठोस तजावीज़ जो भी हैं
वो सामने लाएं। अब कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि ये पास भी हो जाएगा सेनेट में, क्योंकि अपोजिशन ने जो किरदार कौमी असम्बली में अदा किया उसी किस्म का किरदार वो सेनेट में भी पास करेंगे। तो अगर ये रवैया हमारी सियासी जमातों का होगा, पार्लिमानी जमातों का होगा, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? राइट, कमर दिलशाद साहब, इसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा कि जो जुडिशल कमीशन बना था और उसने जो बेज़ाब्तियों के हवाले से जो नुकात उठाए थे, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अभी आप हमारे सामने बताएं। 10 का इलेक्शन में जो कुछ हुआ, कौन कौन जो उसमें कल्प्रिट था उसको पकड़ा गया, उसको सजा दी गई, उसको सामने लाया गया, बताया गया कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है और शफाफ इंतखाबात के लिए वो सबको लाइन हाजिर कर सकता है। ऐसी कोई प्रैक्टिस सामने आई है आपके? नहीं, जो सुप्रीम जुडिशल जिसकी सरबराह थे जस्टिस नासिरुल मुल्क, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी सरबराही में जो कमीशन बना था, उन्होंने 42 के लगभग जो है वो तजावीज़ पेश की थी कि आप इसकी सलाहत कर लें। वो 42 में से काफ़ी हद तक मेजॉरिटी जो है वो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी जो बनी थी, उन्होंने इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया, जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 कहलाता है। तो उसमें भी बड़े वाज़ह इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को भी दे दिए गए, रिटर्निंग ऑफिसर का की है, उनकी भी तमाम जो है ड्यूरेशन बता दी गई, आपकी क्या ड्यूरेशन होगी, वो तमाम के तमाम जो है वो उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इनकॉर्पोरेट कर दिए थे। लेकिन इसमें RTS का भी सिस्टम था, ये भी एक्ट का हिस्सा था। ये हमारे जो मौजूदा सदर है आरिफ अलवी साहब की इख्तराह थी कि भी RTS जो है ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन बदकिस्मती से फ्लॉप हो गया। लेकिन ये सारे मामला अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसके ऊपर तजुर्बे करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है आपको? आपकी सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है? नहीं, मैं सदर पाकिस्तान से हमारी वैसे मुलाकात हो गई थी, बस उसमें ये बातें भी आई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक अच्छा सिस्टम है, हम इसके वो नहीं हैं, लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उससे ये हो गए खदशात हमारी तमाम जमातों को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सियासी जमातों को भी। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मार्केटिंग कर रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को का काम है कि उसकी खूबियाँ बताएं कि हम इसके ये फ़ायदे होंगे। जैसे इंडिया में है, इंडिया का तो प्राइम मिनिस्टर ने 1984 में शुरू हुआ, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो कभी नहीं कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराला रियासत में इंतखाब के लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया। गवर्नमेंट का भी ठीक है, आप कर लें, उनकी मशीनें बन गई बेंगलोर में। लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन करवा दिया कराला की स्टेट में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरजनश की इलेक्शन ऑफ इंडिया को कि तुम कौन होते हो बगैर कानून साजी किए हुए तुमने ये इंतखाब करवा दिया। तो सारा कराला क्या इलेक्शन था वो कालदम करार दे दिया गया। तो 3 साल तक 1990 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने के कहने पर हमारी इंडिया की पार्लियामेंट ने अवान बाला अवान जरी ने कानून साजी की। वो मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला मेरे पास मौजूद है, उन्होंने बकायदा एक लाइन उन्होंने बताया कि यहाँ आप तरमीम करें। तब यहाँ हमारा भी ये था, से लेकर आपकी तमाम बड़ी जमहूरी ताकतें हैं कि इलेक्शन सिस्टम के ऊपर आपकी गहरी नज़र है और आपने स्टडी भी किया है, और पाकिस्तान में भी शफाफ इंतखाबात के लिए क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी तजावीज़ भी हमारे सामने। मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि आप पहले आपकी बात जो है वो ड्रॉप हो गई थी सिग्नल की वजह से। आप ये बताइएगा कि हुकूमत और अपोजिशन कोई साथ बैठने को तैयार नहीं है। अगले इलेक्शन के लिए अपोजिशन ये कहती है कि ये हुकूमत धांधली करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे ओवरसीज को वोट देने का हक हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाने का सिस्टम हो, ये जितनी भी तरामीम करनी हो, ये सब अपना नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो उसकी अचीवमेंट के लिए कर रही है। तो अब कैसे सब इसके ऊपर मुतमईन हो सकते हैं, संजीदा हो सकते हैं, अमल कर सकते हैं, सब जो है वो मुत्तफिक हो सकते हैं? देखिए, सारी पार्टियां जो है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, वो करती तो तैयारी है कि जब हुकूमत बन जाती है और एक अपोजिशन होती है तो तैयारी तो अगले इलेक्शन की करते हैं ना। हाँ। गवर्नमेंट भी जो रिफॉर्म्स करती है वो इलेक्शन को व्यू में रख के करती है, और जो अपोजिशन जो कुछ करती है वो भी इलेक्शन, तो उनका तो कॉन्टेस्ट जो है वो इलेक्शन नहीं होता है, क्रिकेट मैच में तो होता नहीं है। अब इसके लिए जरूरी किस बात, लेकिन सर जैसे ये कहा जाता है कि ओवरसीज अगर वोट करते हैं तो इसमें PTI को ज्यादा फायदा होगा।
जी जी जी, जैसे का अपना आपको कौन दिलशाद साहब ने बहुत कुछ चीजें पॉइंट आउट की, तो इसमें फिर जरूरत तो इस अमर की है कि आप बैठे आपस में बैठे डिस्कशन करें, या गवर्नमेंट ही कोई ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे। गवर्नमेंट अगर अपोजिशन नहीं बैठी तो टेक्निकल कमेटी बना दे, इलेक्शन कमीशन को शामिल कर ले, उसमें ये चीजें जो आईन से मुतसादिम है और जो आपको चीजें नादरा के हिसाब से बाकी चीजों के खिलाफ से कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रही है उनको दरमियान से निकाल दे। सिर्फ ये है कि आपने यू डोंट हैव टू वेट थ्रू कि जी आपने जोर लगा के किसी चीज को पास कराना है, वो आइडिया नहीं होता। इस तमाम प्रोसेस में बाहमी कंसल्टेशन जो होती है आपस की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी ये रवैया नजर नहीं आता कि अगर आप बाहमी, उसके लिए जरूरत इस अमर की है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनको भी ये रियलाइज करना चाहिए या ये जरूरी है कि जी इलेक्शन रिफॉर्म जो है ये वक्त की जरूरत है। अगर बार इस 20वीं इस सदी में भी आपका जो इलेक्शन हो और उसको बार बार ये कहा जाए कि वो रिग्ड इलेक्शन है, तो फिर तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए तो फायदेमंद नहीं है ना। हम नाम देते हैं जमहूरियत का, नाम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कोड करते हैं पब्लिक राइट्स को, कोड करते हैं अवाम की वेलफेयर को। हर जगह जाके हम यही बात, सारे लीडर यही बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये फलाना है। तो अगर नहीं है और एक चीज नहीं हो रही तो उसको जरूरत है कि उसको किसी सिस्टम के धारे में लेके आया जाए। उसमें इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, उसके अंदर अपोजिशन पार्टीज की भी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ माहौल क्या है? अब अगर आप देखिए, आपको इतने सारे मतलब एक्सपेट्रिएट्स जो कुछ आपको भेजते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जितना पैसा आता है और जो आपकी इकोनॉमी में इस दफा भी पैसा आया जिसको आप हर गवर्नमेंट क्लेम करती है, अब जब आप उनको इनके वोट देने का एक बिल पेश करते हैं, या चले उसको ना अप्रूव करें, लेकिन उसके ऊपर डेरोगेटरी स्टेटमेंट देना एक मिनिस्टर एहसन इकबाल जैसे आदमी की तरफ से कि जी उनको तो पता ही नहीं है बाहर के पाकिस्तान की सियासत क्या होती है, उसमें सियासी वजूहात है ना, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट ओवरसीज का ज्यादा है और ये फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। आलिया तो कोई चीज ठीक नहीं हो सकेगी। जी ठीक है, जी ठीक है। इसके लिए जाहिर है कंसेंसस जरूरी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को सबको साथ बैठना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम है और बात करनी है हमने कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, और इसके लिए एक बहस और चमगोइयां की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को फिजाई अड्डे देने जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि हम पाकिस्तान के फिजाई अड्डे अमेरिका को नहीं दे रहे हैं। अगर हम अमेरिका को फिजाई अड्डे देते हैं तो हमें क्या फायदा हो सकता है, इसके लिए किस तरह से हमने कैलकुलेशन और किस तरह से हमने अपनी जो है वो वर्किंग की है और हमें करना क्या चाहिए, फायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा। इससे पहले हमने देखा है कि तमाम भी जो अमेरिका के साथ इस तरह के स्ट्रेटेजिकली जो मुआहदे होते हैं वो हिडन में रखे जाते हैं। स्टेटमेंट ऐसी ही आती है मजम्मत की, लेकिन मुआहदे जो है वो हिडन में होते हैं। तो क्या अब कोई हिडन में नहीं, ओपनली सब कुछ किया जा रहा है? और अगर ओपनली किया जा रहा है तो उसको किस तरह से जेर बहस लाया जाएगा और पाकिस्तान के फायदे में क्या होगा? सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं? आज प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया कि कैटेगोरिकली कह दिया कि हम कोई फिजाई अड्डे नहीं देना चाह रहे। देखिए, पाकिस्तान की रियासत ने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए ये एक पॉलिसी इख्तियार की है आज के दिन तक कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी हवाले से किसी गैर मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना किसी को ये इजाज़त देंगे कि वो हमारी सरजमीन जो है इस्तेमाल करें। अच्छा, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। अब अमेरिका, क्योंकि सितंबर में उनकी फ़ौजियों का इनखला होना है और ये बात बड़े अरसे से की जा रही थी कि जी पाकिस्तान के फ़िज़ाई अड्डे जो हैं वो उनको दिए जाएंगे, और कहा गया इस पर बातचीत भी होगी है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मामला तय हो चुके हैं, कोई डील हो चुकी है और इमरान खान की हुकूमत जो है वो ये अड्डे देने जा रही है। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इसकी वजाहत कर चुके हैं, पाकिस्तान की रियासती इदारे भी इसकी वजाहत कर चुके हैं, और आज इमरान खान ने अपने इस इंटरव्यू में भी बड़े ज़ोरदार अंदाज में वजाहत की है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि जो CIA का वफद आया था उससे भी इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया था, और CIA ने अपनी रिपोर्ट में जाकर ये रिपोर्ट सबमिट करवाई है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत हमें अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसकी एक वजह है, देखिए, अगर हम वहाँ पर अड्डे देते हैं तो इसकी एक इम्प्लीकेशंस होंगी। इम्प्लीकेशंस यही होंगी कि फिर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो सकती है,
वो जो मिलिटेंट्स हैं, जो तालिबान है, वो भी नाराज होंगे जी, और इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर यहाँ पे जो दहशतगर्दी के इम्कानात है वो बढ़ लेकिन जाएंगे। अगर अड्डे नहीं दिए जाते तो फिर अमेरिका की जानिब से जो रिएक्शन हो सकता है और कोई इम्प्लीकेशन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी तो हो सकती है। लेकिन अब बात यह है कि ये देखना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान किस हद तक स्टैंड लेता है, नंबर 1। और दूसरी बात है, अब ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है, थोड़ा सा बदला हुआ पाकिस्तान है और अमेरिका को भी इस बात की पूरी रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान को इत्मीनान में लिए बगैर वो आगे नहीं चल सकते। अफगान पीस प्रोसेस पाकिस्तान के बगैर नहीं हल हो सकता। ये बात अमेरिका को अच्छी तरह अंदाजा है इसका। और ये जो सारा प्रोसेस अभी इस वक्त चल रहा है उसमें अफगान तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान पे दबाव डाल के, पाकिस्तान पे इल्जामात लगा के अपने लिए सेफ एग्जिस्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान की पोजीशन तो इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट है, जहां अमेरिका की डिपेंडेंसी भी पाकिस्तान के ऊपर है, अफगान तालिबान की भी और अफगान हुकूमत की भी डिपेंडेंसी हम पर है। तो ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा मोहतात अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए जिससे खुद आगे जाके पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस जो है वो क्रिएट हो। राइट। कुमर दिलशाद साहब, जाहिर है कि आपका एक सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि आप लिखते भी हैं और पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के मुल्की मामलात पर गहरी नज़र भी रखते हैं, तो मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम फ़िज़ाई अड्डे नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन ये मामलात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत नहीं करती, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी करती है। तो दोनों क़यादत सेम पेज पर हैं कि हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आपको लगता है कि फैसला है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ठीक है, इमरान खान की बड़ी साफ सुथरे जहन की वो एक सियासतदान भी है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी है, तो वो अपने पाकिस्तान का मफाद भी अपने सामने रखते हैं। लेकिन उनके जो नीचे जो उनके एडवाइज़र हैं, फॉरेन नेशनल के जो एडवाइज़र हैं, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के एडवाइज़र हैं, वो कौन लोग हैं? इसी तरह वजारत खारजा में जो है वो भी बड़ी इमेग्रिटी पाई जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वो तो 2001 में जो मुआहदा मुशर्रफ ने किया था हम उसको रीएक्टिवेट कर देंगे। आप देखें ना, ये शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट है कि जी उन 2001 में बड़ा गलत काम किया था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, और वो बड़ा गलत तरीके से पाकिस्तान में मफाद बांटे दिए थे। हम मुज़म्मतें करते रहे और आप ये शाह महमूद, हाँ ये मर्ज करो, शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि हम 2001 का जो माहिदा हुआ था उस पर नजर सानी करने वाले हैं, वो देख रहे हैं। और जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अभी जो फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दे दिया, उनकी नेशनलिटी कौन सी है भाई, ये भी देखें ना। तो ये सारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अपने मामले का विजनरी तौर पर पाकिस्तान के मफाद को देखेंगे, लेकिन उनके जो नीचे जो एडवाइज़र हैं, फॉरेन कंट्री के एडवाइज़र और फॉरेन कंट्री के जो शहरी रखने वाले जो उनके तर्जुमान हैं और उसके जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर हैं, तो उन पे हमें एतबार नहीं है। और सिक्योरिटी मामला देख रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आपको लगता है कि मुताबिकत नहीं रखती। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, राइट पर्सन टू रिस्पॉन्ड इट, के आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया, अब अस्करी क़यादत भी यही सोचती है कि नहीं फ़िज़ाई अड्डे देने चाहिए, और क्या हमने तमाम तरीक़ों से कैलकुलेशन करके देख ली है कि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है? ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में अगर पीस होगा तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, तो ये फ़िज़ाई अड्डे नहीं देने चाहिए। जी देखिए, पहले तो 2001 के मायदे की बात कर लें जिसका बार बार जिक्र होता है। 2001 के मायदा जो है उसके अंदर वो मायदा जो था वो सिर्फ एयर कॉरिडोर से ताल्लुक रखता था। पाकिस्तान में उस जमाने में आपको पता है कि अमेरिकन ड्रोन्स फ्लाई करते थे, वो अपना अफगानिस्तान से फ्लाई किया करते थे, शमसी बेस से भी गए, और बुनियादी तौर पे उनका जो रूट था वो था जहाँ पे उन्होंने फ्लाई करना होता था, जहाँ से वो इंटेलिजेंस लेते थे, वो अपना इसकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मूवमेंट्स भी होती थी, उनके जो अपना एहलकार होते थे अफगानिस्तान से लेके आपके अंगूर अड्डा के ऊपर से लेके नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एक एयर कॉरिडोर था, और वो एयर कॉरिडोर जो था उसके अंदर वो इंटेलिजेंस इनपुट होते थे, वो ड्रॉप इन आती थी, उसके बाद फिर उसके ऊपर फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस जमा होती थी। उसके अंदर कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि पाकिस्तान ये अड्डे जो है वो उनके हवाले करेगा। दैट वो जो एग्रीमेंट था वो रिटर्न में नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। पहले तो ये क्लैरिटी कर ले कि वो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन दी टू गवर्नमेंट्स कि ये चीजें जो डबल के उन्होंने जिस वक्त जंग जारी थी तो हमसे बहुत दफा एयर कॉरिडोर को एक्सटेंड करने की बात की और बहुत सारी जगहों को और वो कवर करना चाहते थे, जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान ही डिनाई किया गया कि जो आपको दे दिया वो दे दिया।
फिर एक चीज हुई थी जो ब्लैक वाटर्स के जो यहाँ एहलकार आए थे और उससे ताल्लुक रखती थी, वो भी खत्म हो गई जब आने वाली हुकूमत ने उनको वापस, तो वो तो जो माहिदा है वो तो खत्म हो गया। और इसलिए भी खत्म हो गया कि उस वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट जो कैरी लूगर के बिल के जो पैसे पाकिस्तान को पे करने थे, उसकी जो 3 इंस्टॉलमेंट्स थी वो मुख्तलिफ फ्रिवोलस किस्म की स्टेट में ऑब्जेक्शन लगा के अमेरिकन ने आपको नहीं पे की। तो यू स्टैंड नो मोरालिटी, ना कोई लीगैलिटी है कि आप इस माहिदे के ऊपर और जो भी करेगा वो एक हिंट साइड में मेरा ख्याल एक गलत तरीका कार से उसको कोट करेगा फॉरेन मिनिस्ट्री से, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब भी कोट करते हैं। दूसरी बात है आपने जो की, जो बुनियादी सवाल है वो अड्डों के हिसाब से, तो इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत बारहा डिनाई कर रही है कि हम अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है, और ये अड्डों को देना पाकिस्तान के लिए फीजेबल नहीं है, प्रोडक्टिव भी नहीं है, फायदेमंद भी नहीं। इसलिए इसका एक और पहलू, इसका दूसरा पहलू ये है कि आप अफगान पीस प्रोसेस का हिस्सा हैं, और अफगान पीस प्रोसेस की क्लॉजेज जो है वो ये कहती है कि तालिबान भी अपनी सरजमीन किसी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, किसी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल, और आपके ऊपर भी ये वाजिब होता है कि आपकी सरजमीन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कोई हमले करने के लिए या कोई एयरलिफ्ट करने के लिए या किसी चीज के इस्तेमाल ना हो। तीसरी चीज है इसकी जो लॉजिस्टिक्स से ताल्लुक रखती है, वो लॉजिस्टिक्स वो हैं जो अमेरिकन ने जब बेसिस खत्म करने हैं, अब उन्होंने सितंबर नहीं जुलाई की डेट दे दी है, प्रॉब्ली 14 या 11 जुलाई तक वो कहते हैं जी हम वापस चले जाएंगे। उस जमाने में जो एयर कॉरिडोर या उन्होंने आपकी फैसिलिटी इस्तेमाल करनी है वो पॉसिबल हो सकता है कि वो यहाँ से सामान ले जाने के लिए वो पहले भी इस्तेमाल करते हैं, वो अब भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्राइवेट, और उसके अंदर जहां तक अस्करी ताकत की बात, क़यादत की, उनके लिए वो बड़े क्लियर है, उनके पास बहुत क्लैरिटी है, और उन्होंने उस क्लैरिटी से कन्वे कर दिया। आपको पता है जो ये CIA का जो वफ्द आया था उसने भी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की थी, उनके हमारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से भी मुलाकात, तो उन्होंने भी उनको क्लियर कर दिया है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास इस वक्त कोई बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मारूजी हालात इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि हम आपकी कोई फैसिलिटीज जो है जी बिल्कुल राइट। और पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फिलहाल अमेरिका को पाकिस्तानी फिजाई अड्डे देने से इनकार कर दिया है। इसमें अब ये तकरीबन क्लियर हो गया, लेकिन जो अभी ब्रिगेडियर गजनफर साहब बात कर रहे थे कि 2001 में या उसके बाद जो तय हुआ था ये ड्रोन अटैक्स होते रहे और हमें पता नहीं था, ये एयरबेस जो इस्तेमाल होती रही, तो ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं होती रही। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो हैं, इन्होंने आज ही एक किसी प्रोग्राम में ये कहा है कि कुछ एग्रीमेंट उन्होंने भी देखे या उनके पास थे, और इसके ऊपर जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई थी, और इस तरह की वो सारी कुछ तफसीलात उन्होंने आज शेयर की हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये सीक्रेट है, मजीद शेयर नहीं कर सकता। तो कोई 2 एग्रीमेंट, एक नेटो के साथ और एक अमेरिका के साथ, उन्होंने कहा कि हुआ था हमारा, जिसको उन्होंने वो देखा भी था, और सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ने उसके ऊपर साइन किए थे। तो ये मामलात है, देखते हैं कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट हमें 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या पता चलता है कि पाकिस्तान ने जो फैसले आज किए हैं उनके नताइज क्या होते हैं। सलमान आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपका भी शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।